A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samir Lodeng. आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि आज हम की टॉपिक्स हमारा टॉपिक आज रहेगा स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर ही रहेगा। वही जो हमारा चल रहा है, वो कि जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज। ठीक है, तो मैं पहले शो करता हूं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। ये टॉपिक रहेगा स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर रहेगा टॉपिक, और उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। ये थोड़ा सा डायनामिक पोर्शन है, करंट पोर्शन है, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो ये वाला रहेगा। ये भी फैक्ट से रिलेटेड है, थोड़ा मैं इसको भी आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि देखिए, हर एक टॉपिक जो होगा हमारा, जैसे जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज है, सो जैसे ही ये मेरे कंप्लीट हो जाएगा मेरा ये टॉपिक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है आपकी जो भी कमेंट्स है, जो भी आप एनोटेशंस करेंगे, जो भी आप कमेंट करते हैं हमारे वीडियोस के ऊपर, चाहे वो 3 लेक्चर्स हमारा रहेगा या 4 लेक्चर्स रहेंगे हमारे हर एक टॉपिक के, जितने भी रहेंगे, तो आपकी वो सारी क्वेरीज ली जाएगी और एक सेपरेट जो है आपके लिए एक जो है डाउट सेशन रहेगा। तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक का, फॉर इंस्टेंस, अगर जेंडर इनइक्वालिटी और इश्यूज वाला मेरा खत्म हो जाता है, 3 या 4 जितने भी मैं लेक्चर्स में आपको डाउट आपका मैं समझा देता हूँ, आपको डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद उसी टॉपिक का जो है आपका एक डाउट का जो है किसी भी बच्चे का जो रहेगा, आपके हम कमेंट्स, वो कमेंट सेक्शन में आपने डालना है, आपने बताना है सर जो भी आपका रहेगा, जो भी क्वेरीज रहेंगी, तो हम वहां से लेंगे और उसके बाद उससे सेपरेट, उससे रिलेटेड जो है सेपरेट हम क्या करेंगे, एक सेशन करेंगे। तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, कि आपको मेरे साथ बने रहना है। पहली वीडियो वाज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, उसके बाद दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, फिर चौथी वीडियो। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ बने रहेंगे, वैसे वैसे आपका जो भी आप कंप्रीहेंड कर रहे हैं, अप्रीहेंड कर रहे हैं, आपको जो समझ है ना, वो उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। पहली वीडियो पे हमेशा ऑलमोस्ट 10% रहता है बच्चे का, फिर वो आहिस्ता से आहिस्ता बढ़ता जाता है। जैसे ही आपका पता चला कि सर ने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया जो है जेंडर इनइक्वालिटीज का, तो 100% आपको जो है पूरा टॉपिक समझ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब पीछे बड़ा जेंडर का मैंने थोड़ा डिस्कस किया था आपके साथ। तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि इंडिया में एंशिएंट टाइम में जो भी 3 पीरियड जो हमारे थे, या ब्रिटिशर्स के टाइम में, या मॉडर्न टाइम में, मेडिवल टाइम में, फीमेल का स्टेटस क्या था, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है, मगर आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान में लेके चलनी है कि इंडिया में स्टेटस जो फीमेल का जो सबसे अच्छा रहा था, वो सिर्फ रहा था एंशिएंट टाइम में ही रहा था वो। और क्योंकि ये अगर हम देखें इसको, तो जैसे आप ले लीजिए, वैदिक पीरियड में भी जो है फीमेल का स्टेटस बहुत अच्छा रहा था। उस टाइम पे जेंडर इनइक्वालिटी की जो कंसेप्ट थी वो बहुत क्या थी, वो बहुत लेस थी। वो बहुत लेस थी किसकी, जेंडर इनइक्वालिटी। मैं बार बार जेंडर इनइक्वालिटी बोलता जाऊंगा ताकि आप टॉपिक के साथ खुद को रिलेट करते जाएं, वरना आप टॉपिक तो पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, मगर आप थोड़ा सा इधर उधर ना हो, इसके लिए मैं बार बार जेंडर इनइक्वालिटीज को रिपीट करता रहूंगा हर एक लाइन में, ताकि आप टॉपिक के साथ भी बने रहे, ताकि आपको आसानी से समझ आने लगे। तो इंडिया में जो हम एंशिएंट टाइम ले ले, तो एंशिएंट टाइम में क्या था कि जो स्टेटस जो था फीमेल का वो बहुत अच्छा था। जेंडर इनइक्वालिटीज कह सकते हो अब ना के बराबर थी। फिर क्या हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त बदलता गया, बढ़ता गया आगे, तो ये जो हमारे ये पीरियड आता है हमारा मेडिवल और मॉडर्न में, क्या हुआ कि नो डाउट हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। किस में तरक्की कर ली, हमने तरक्की कर ली, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एस्टैब्लिश कर दी, इसमें हमने रेवोल्यूशन ला दिया। अर्बनाइजेशन एक्सपैंड हुए, शहर बनने लगे, उसके साथ साथ और भी चीजें, टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ साथ एजुकेशन में भी हम जो है, अब ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन भी आई। इसके साथ साथ एजुकेशन वाले सेक्टर में भी जो है, वो भी एजुकेशन सेक्टर भी जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। मगर हुआ गया, देखिए, ये बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि मतलब इतना ज्यादा तरक्की कर गया ह्यूमन बीइंग उस टाइम में, इस पीरियड से इस पीरियड में शिफ्ट हुआ, फिर इधर से इधर शिफ्ट हुआ, तो तरक्की भी करता रहा।
नो डाउट कि हमारे उस टाइम में कुछ सोसाइटी में सोशल लेवल्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। अभी कहते हैं कि जैसे जैसे वो इंसान तरक्की की ओर बढ़ता रहा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता रहा, एजुकेशन में भी तरक्की करने लगा, वो हर एक चीज फील्ड में तरक्की करने लगा। मगर यहां पे क्या हुआ, द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो वक्त के साथ जो है वो क्या है, बनता गया। मैं अब आपने क्या करना है, इसको मेरी पहली वाली वीडियो के साथ रिलेट करना है। जिन्होंने देखे, मैं पहले कह देता हूं, ये लेक्चर उसको समझ आएगा जो मेरी पहली वीडियो को सीरियसली जिसने लिया होगा। जिसने मेरी पहली वाली वीडियो को जेंडर इनइक्वालिटीज के साथ जो वाला टॉपिक था, जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, अगर वो उसको समझ आता है, वही उसी बच्चे को ये वीडियो समझ आने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक चेन है ना, एक वीडियो फिर दूसरा तीसरा, आपने बने रहना मेरे साथ। अब यहां पे हैरान करने वाली बात क्या है, हैरान करने वाली ये बात ये है कि तरक्की तो कर रहे थे, मगर जेंडर वाला जो कंसेप्ट था, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन थी, जो इनइक्वालिटी थी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता रहा। अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि सर, एजुकेशन में आप बोल रहे हैं कि इंसान ने तरक्की कर दी, तो फिर आप कह रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है। बिल्कुल, आज भी तो वही है, वही वही तो आज जो है हमारा पोजीशन है। मैं आगे वाले इसमें स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज है, या मैं अगर ये कहूं कि दुनिया में शायद हमें आने वाले साल में शायद मोर देन 300 ईयर्स लग जाएं, मोर देन, अगर हम बहुत तेजी के साथ काम करें, तेजी के साथ अपनी सोसाइटी की सोच को चेंज कर दें, तो शायद शायद ही कोई 3-4 कंट्रियां आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 300 ईयर्स, कोई पूरी की पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज नहीं, कुछ कंट्रीज शायद जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट 100% अपनी 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 सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर पाए। तो बहुत कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन तो था, मगर जेंडर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही थी। टेक्नोलॉजी तो थी, मगर जेंडर इनइक्वालिटी फिर भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह हम पढ़ते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में, किस तरह से एम्बेडेड है, किस तरह से रूटेड है कास्ट वाला कंसेप्ट, उसी तरह से ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर के बेस पे आप फीमेल को, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बोला था कि जेंडर इनइक्वालिटी जहां फीमेल को जो है डिबार किया जा रहा है, उसको डिप्राइव किया जा रहा है, ठीक है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिसने मेरी पहली वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी, समझी होगी, उसी को ये समझ आने वाला है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि जेंडर इनइक्वालिटी में फीमेल को डिप्राइव किया जा रहा है, उसको डिबार किया जा रहा है, और उसको मार्जिनलाइज ग्रुप में डाला जा रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये पहले के टाइम से ही चला रहा है, ठीक है। उसमें मैंने ये भी आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह जेंडर और कल्चर जो है आपस में एक रिलेशन क्रिएट करता है। एंड प्रिमिटिव टाइम से जो फीमेल थी, उस उधर घर के अंदर जो केव्स के अंदर रहते थे, देयर वाज अ सेग्रीगेशन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन। कि आदमी जो है वो हंटिंग कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। आदमी बड़ी सी बड़ी लैंड को टील कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। आदमी उस टाइम में बड़े बड़े जाइगेंटिक जो एनिमल्स होते थे उनको किल कर सकता, फीमेल फीमेल सिर्फ कन्फाइंड थी घर के काम के लिए। प्रिमिटिव टाइम की बात कर रहा हूं। तो ये कंसेप्ट अभी भी है, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या है, ठीक है। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, ओके। सो ये आपको आप समझ आ रहा है कि भाई हम तो तरक्की कर रहे हैं, मगर वो तरक्की जो है, उस तरक्की के अंदर अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है। ये कब की बात करो, मेडिवल और मॉडर्न की। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम कि रिफॉर्म वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, क्योंकि सोशल इविल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। ये सारे के सारे सोशल इविल्स थे, समाज की कुछ बुराइयां उस टाइम में, सोशल इविल्स, ठीक है। अब ये सोशल इविल के सती सिस्टम था, सती सिस्टम था, तो ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये तो एक किस्म का टोटल फीमेल के साथ जो टोटल एक तरह की एट्रोसिटी थी, तो टोटली इनजस्टिस था। चाइल्ड मैरिज, ठीक है, अभी भी ये दुनिया में ऐसी बहुत सारी जो है कंट्रीज है जहां पे चाइल्ड मैरिज जो है अंडर द एज ऑफ 18 बहुत सारे ऐसे हैं जो है उनकी शादियां करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो है वो बढ़ता है, ठीक है। उनको राइट टू मैरिज या बाकी चीजों का जो है उनको राइट नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की जो है जो एक प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब इनको जो है इनको खत्म क्या कैसे करना था, तो अब ये मैं अभी समझाता हूं। सती सिस्टम क्या था, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या था। सती सिस्टम तो टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि उस टाइम में क्या होता था कि एक कंसेप्ट था कि फीमेल वाज कंसिडर्ड एज एन अर्धांगिनी, एज एन इंटीग्रल पार्ट हस्बैंड का है। तो अगर हस्बैंड जो है वो खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर कर जाता है, तो फीमेल को जीने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये चीज उस टाइम में प्रिवेल करती थी। तो ये कह सकते हो कि इसमें शिकार जो होता था, जो जो विक्टिम होता था, वो सिर्फ फीमेल थी, तो गलत था ये। देन फीमेल इन्फेंटिसाइड, दैट टाइम इवन की अनलकली एंड वोफुली आई शुड से कि देयर आर
सो मेनी सोसाइटीज, और हमारी सोसाइटी में भी अभी ये एक धारणा बनी हुई है, ठीक है, कि भाई फीमेल जो है वो एक इकोनॉमिक बर्डन है। उसके बाद वो जो है, जैसे हिंदुज्म में एक चीज आती है कि जो बेटा है, प्रेफरेंस फॉर सन, तो बेटा जो है वो बाप के डेथ के बाद जो है वो बहुत सारी रिलीजियस ड्यूटीज और परफॉर्म करता है। तो फीमेल का कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी सोसाइटीज में अभी भी प्रेफरेंस फॉर सन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में ये चीज ज्यादा थी कि फीमेल का पैदा होना जो है अपशगुन माना जाता था, वो फुली मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो उसके बाद जो है उसको जैसे ही पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफना देते थे, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा इविल था हमारी सोसाइटी का। चाइल्ड मैरिज तो आपको पता ही है, अभी तो बिल्कुल बहुत छोटे होते थे वो, तो उनकी शादियां हो जाती थी, और जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट फीमेल का बढ़ता था बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे ये हुआ कि कुछ रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, राजा वॉज द टाइटल गिवन टू हिम, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने आर्य समाज बनाया था। और इसमें नहीं जाना है कि कब बनाया था, उसको छोड़ो, आप आर्य समाज कब बनाया था, ठीक है। वो एमसीक्यूज वाली सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही ये हमारा देखो, मैंने आपको पहले कहा कि जैसे एक टॉपिक खत्म होता है, जेंडर इनइक्वालिटीज वाला और इश्यूज वाला खत्म होगा, तो उसके साथ आपका 10 या 15 मिनट का आपका एक डाउट का रहेगा सेशन, उसमें आपने सारा कुछ जो पूछना है वो आप कमेंट्स पहले कर दीजिएगा। उसके बाद साथ में हम एमसीक्यूज का स्टार्ट करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें मैं बता दूंगा वो, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए जो है आर्य समाज, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मो समाज स्टार्ट किया था, आर्य समाज, आर्य समाज। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, या आप कह सकते हो और बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टीट्यूशन इंडिया में जो है वो उस टाइम में, क्यों अगर आप बात करें ना, देखिए उस टाइम में आपको ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको पहले मैं मिटा देता हूं, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। आपको मैं एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे। ओके ओके, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, कि राजा राम मोहन राय जो थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था चैंपियन, चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट्स, चैंपियन ऑफ वुमेन्स राइट। अगर नजर नहीं आ रहा होगा तो ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आपको समझ आएगा। चैंपियन कहा जाता था औरतों के हकूक का, राइट का, उसको चैंपियन का कंसिडर किया जाता था। किसको? राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज, उसके बाद है ब्रह्मो समाज है, उसके बाद है बहुत सारे, दयानंद सरस्वती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सोशल लेवल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, ये क्योंकि एग्जिस्ट करती थी, इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। और ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आया कि राजा राम मोहन राय को एक और चीज जो थी, अब इसको मैं मिटा देता हूं। राजा राम मोहन राय का एक और कंसेप्ट था, वो क्या था? वो ये था कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, रीबर्थ जिसको कहते हैं, बड़ा डीप टॉपिक है। रेनेसेंस वाला कंसेप्ट बहुत डीप है। फादर ऑफ ओके फाइन नाउ, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, रिबर्थ। रिबर्थ का मतलब है कि ये आया कि भाई उसने इंडिया को एक मॉडर्नाइजेशन, एक सोशल इविल्स को खत्म करके एक, आप कह सकते हो एक एम्पेरिकल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां इक्वालिटी हो, एक ऐसी सोसाइटी जहां राइट्स हो, सभी को इक्वली राइट दिए जा रहे, जहां जो सोसाइटी के सोशल इविल्स उनको खत्म कर दिया जाए। तो एक एक ऐसा समाज जहां पे रैशनल थिंकिंग, जहां पे साइंटिफिक एटीट्यूड, आप कह सकते हो साइंटिफिक एटीट्यूड लाया जाए, अंधविश्वास को खत्म कर दिया जाए, तो उसका क्रेडिट राजा राम मोहन राय को जाता है। और द स्टेटस ऑफ फीमेल इन इंडिया, उसको बढ़ाने का पूरा जो है हम कह सकते हैं इनके इंस्टीट्यूशन, राजा राम मोहन राय के इंस्टीट्यूशन जो है ब्राह्मण समाज को जाता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अब समझ आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा टाइम था, और ये जो है खराब होती गई। बेशक एक साथ हम तरक्की करते रहे, मगर साइड में साइड जेंडर इनक्वालिटी जो है हमारे, मैंने वही कहा, वो एकदम हमारी जड़ों के अंदर, हमारे दिमाग की जड़ों में घुसा हुआ है जेंडर इनक्वालिटी। हम चाहे आज इंसान चांद पे भी पहुंच गया है, मगर जेंडर, मैंने वही कहा, अभी मैं नेक्स्ट वाले में आपको पढ़ाऊंगा, वो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि किस तरह अभी भी हम, अगर ये जेंडर इनक्वालिटी को अगर हम खत्म कर देते हैं ना, तो मे भी हम
जो है एक बहुत बड़ी जो है एक जाइगेंटिक हम अकम्प्लिशमेंट कर सकते हैं, मगर अभी भी डार्क एजेस में ह्यूमन बीइंग है। क्यों? क्योंकि जब तक ये जेंडर इनक्वालिटीज वाला कंसेप्ट रहेगा तब तक समाज में ये बुराइयां होती रहेंगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट में हम जाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह से अभी सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग अभी भी बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है। हम देखिए, मैं आपको पहले इस चीज के ऊपर बार बार मैं नहीं आऊंगा, पहली वाली वीडियो को बिल्कुल रिलेट कीजिए इसके साथ, ठीक है? मैंने आपको कहा कि हम कहते हैं एक काम करना है, लड़के ने सिर्फ लड़का करेगा और औरत लड़की जो है वो ये वाला काम नहीं करेगी, ठीक है? ये कंसेप्ट है हमारे कल्चर के अंदर कि हम एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी, कि फीमेल के लिए वो एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, उसको करना है, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी है, उसको करना है, एक्सपेक्टेड रोल है, उसको परफॉर्म करना है, और मेल के लिए सेम चीज वही आ गई। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। चलो अगर हम ये सेग्रीगेशन देख भी ले, मगर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो हम फर्क कर रहे हैं ना, फर्क के साथ साथ उसको तो हम प्रैक्टिकल शेप भी तो दे रहे हैं ना। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, दुनिया में गॉड ने भी किसी को इक्वली ट्रीट नहीं किया, ठीक है? किया? हमेशा जो है आप देखोगे, जो अगर दो ट्विंस भी होंगे उनमें भी कोई ना कोई फर्क रहता है हमेशा, टेस्ट का, प्रेफरेंस का, लाइक्स का, डिसलाइक्स का, कलर का, हमेशा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर इनइक्वालिटीज कहां आती है? इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ? इनइक्वालिटीज का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हैं कि आप स्पेशली ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर हमारी इंडिया में अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है, तो हमारी इंडिया में फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है। एक होता है फॉर्मल इक्वालिटी, दूसरा होता है इगैलिटेरियन इक्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं अभी ये बता देता हूं। यहाँ पे हम हमारे इंडिया में फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ये चीज आपको मैं बता देता हूं। ये आया हमारा फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक है? तो हमारे इंडिया में क्या है? हमारे इंडिया में है इसको बता देते हैं। हमारे इंडिया में है एगैलिटेरियन इक्वालिटी, एगैलिटेरियन इक्वालिटी, ठीक है? हमारे इंडिया में है एगैलिटेरियन इक्वालिटी। मतलब कि इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ठीक है? जो इक्वालिटी का मीनिंग है वो क्या है? वो है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, कि किसी को स्पेशली ट्रीट नहीं करना है, इक्वली ट्रीट करना है। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ये चीज समझ आती है। मगर हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, फॉर्मल इक्वालिटी नहीं कर सकते हम। हमने क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि इक्वालिटी के साथ हमने इक्विटी को भी तो ध्यान में रखना है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब आया जस्टिस, ठीक है? तो अब ये कहता है कि उसमें फिर क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया में कुछ ऐसा सेक्शन है जिसको स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम फॉर्मल इक्वालिटी नहीं लगा सकते, हमें इक्वालिटेरियन इक्वालिटी लगाना पड़ेगा। कि हमारे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है कि भाई अगर आपकी सोसाइटी का कोई तबका, कोई सेक्शन लाइक चिल्ड्रन और एंड वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इनके साथ आपने स्पेशली ट्रीटमेंट करना ही करना है भाई, फॉर्मल इक्वालिटी नहीं कि भाई जो दूसरे को मिल रहा है इनको भी मिलेगा, इनको स्पेशली ट्रीट करना है। मगर मसला क्या है? मसला ये है कि इगैलिटेरियन इक्वालिटी के होने के बावजूद भी फीमेल्स के साथ क्या हो रहा है? फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जा रहा है, फीमेल के साथ वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो वही आया कि जब ये चीज प्रिवेल करती है, इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी एम्बेडेड है, घुसा हुआ है हमारे दिमागों में, हमारी सोसाइटी। आई होप कि आपको टॉपिक मेरा क्लियर हो रहा है, ठीक है? ओके, अब यहां पे क्या है? यहां पे आपने इसको हटा देते हैं। ये मैंने कुछ स्टैटिक्स लाए हैं आपके लिए, आप आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आने आएगी। इसको पहले हटा देते हैं ताकि आसानी से मैं ये आप लोगों को समझा सकूं। ओके, ये भी मिट गया, वेरी गुड।
ओके, फाइन, ओके, ठीक है, ठीक है। ये कहता है कि पॉलिटिकल स्फेयर में, एजुकेशनल स्फेयर में और इकोनॉमिक स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में ये कहा जाता है, ये इंसान की, दुनिया के इंसान की सोच है, ठीक है। तो वो क्या है, वो ये सोच के चलता है कि वुमेन हैविंग द सेम राइट्स एज मैन, है कि आदमी के साथ साथ औरत को भी अगर राइट मिल रहे हैं, ठीक है, आदमी औरत को, और आदमी के साथ साथ अगर औरत को भी राइट मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या है, बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। हाँ? तो कितने लोग, 100 में से कितने लोग जो है ये सोच रखते हैं? लेस देन 27%, लेस देन 27%। आप बोलोगे सर लेस देन 27% कैसे हैं, ये तो ग्राफ बढ़ना चाहिए, ये कम कैसे आप बता रहे हो? ठीक है, कि अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आने वाले टॉपिक में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टास्क दूंगा, वो आपने खुद भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और जहां तक मुझे लगता है एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो ये है कि किस तरह खासकर इंडिया में, किस तरह, और वर्ल्ड में भी आप ले सकते हो, फ्रॉम वर्ल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रॉम इंडियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो किस तरह क्लाइमेटिकल चेंज जो है डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है, और जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो और हो रही है, उसका गैप जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपकमिंग वीडियोस में मैं उसको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्यों? क्योंकि कंडीशंस बढ़ रही है, सर्कमस्टांसेस वो वाले बढ़ रहे हैं, एस्केलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हालत सुधरने के बजाय वो बिगड़ रही है, ठीक है। उसका मैंने इसलिए आपको कहा कि ये आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कि किस तरह क्लाइमेटिकल चेंज, क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंज तो दिन ब दिन हो रहा है ना, एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशंस हो रही है, ठीक है, या नेचुरल क्लाइमेटीज हो रही है हर दिन, अब पॉपुलेशन का तेजी के साथ बढ़ रही है, तो हमारे सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में नेगेटिविटीज जो है हर एक चीज में लेकर, क्लाइमेटीज, एडवर्सिटीज वो बढ़ रही है, उसकी वजह से जो ये वाला टॉपिक जो हमारा है जेंडर इनइक्वालिटी वाला, ये सुधरेगा नहीं, ये और वर्ष होता जाएगा, ठीक है। तो हमने एफर्ट लगाने हैं ठीक करने के लिए ये चीज, तो इसलिए उसको ध्यान रखते हुए मैं कह रहा हूं लेस देन 27% ये सोचते हैं, तो ये तो बहुत कम रेशो है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जेंडर इनइक्वालिटी कितना है, कितना परसेंटेज है। उसके बाद एजुकेशनल में क्या थॉट है कि बहुत सारे ये सोचते हैं, लोगों को ये सोच लगती है, हमारी सोसाइटी की ये सोच है, 28% क्या सोचते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज है, जो एक एजुकेशनल जो है, एजुकेशन का जो है एक हब है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ आदमी के लिए बेस्ट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स के लिए नहीं है, फीमेल शुड कन्फाइंड, वो फुली ये थिंकिंग है। 28% जो है हमारी सोसाइटी, पूरे वर्ल्ड की सोसाइटी के लोगों की ये सोच है कि जो फीमेल्स है वो दे शुड कन्फाइंड विद इन द वर्क्स, जो घर के जो उनके काम है उधरी तक है, उसको कोई राइट नहीं देना, वो फुली, बहुत जो है ये हैरान करने वाली बात है। इकोनॉमिक में आ गया, इकोनॉमिक स्पेयर में मेन शुड हैव मोर राइट टू अ जॉब देन वुमेन, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये वाला वही आया जो मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, मैंने कहा था ये क्या था, मेल डोमिनेशन सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, आपने ध्यान में रखना है, तो ये तो बहुत ज्यादा परसेंटेज है। तो इससे आपने कंक्लूजन निकालना है, क्या कंक्लूजन निकालना है, इससे आपने कंक्लूजन ये निकालना है कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया कि हमारी सोसाइटी में, मैं पूरी दुनिया की सोसाइटी की बात करता हूं, कि उसमें ये फीमेल वाला जो कंसेप्ट है आदमी से टोटली डिफरेंट है, वो ट्रीटमेंट शुड बी डिफरेंट उसके साथ होना चाहिए। तो और या उसके साथ साथ होते होते उसके साथ एट्रोसिटीज भी बढ़ रही है, तो जेंडर इनइक्वालिटीज वाला गैप दिन ब दिन जो है हर स्फीयर में जो है वो बढ़ रहा है, उसको सुधरने के बजाय वो ज्यादा वर्स होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाले पे, ये इससे तो आप बिल्कुल एक शॉक हो जाएंगे ये सोचकर कि जो अभी तक मैंने बताया कि किस तरह, मैं जो वही बार बार आपको कह रहा हूं कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिकल कंडीशंस जो है वो क्या कर सकती हैं, विल पेव द वे फॉर द एस्केलेशन ऑफ वायलेंसेस, डोमेस्टिक वायलेंसेस जो है वो हो सकती है, हो रही है। इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा श्योरली। तो ये देखिए आप कि किस तरह यहाँ पे ये कहता है कि अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया है, इन 3 कंट्रीज का नाम मैंने बताया है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये वर्स्ट केस है, कि इन एक वो कंट्रीज है जहां पे जेंडर इक्वालिटी का रेशो मतलब एक बहुत बहुत खराब है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस अगेंस्ट फीमेल वो बिल्कुल एकदम पीक पे है। तो कहता है कि दुनिया में अभी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने 100% जेंडर इक्वालिटी जो है अचीव किया। तो मैंने वही कहा कि अभी तो पता नहीं कितने कितने ईयर्स लगेंगे हमें, 100% तो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ 90%, मोर देन 80% जो है कुछ कंट्रीज अचीव कर सकती है, उसके भी 300 साल हमें लग जाए शायद। उसके बाद ये कहता है यहाँ पे फिगर दिया है एक, ठीक है। तो अब ये फिगर्स बताए हैं, ये
जो है एक लमसम करके बताया है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो कंडीशन है और वर्ष होती जा रही है। ये कहता है कि जो है औरतें और जो बच्चियां हैं वो किस में रह रही है, एक्सट्रीम गरीबी में रह रही है। अब आपको ये चीज भी समझ आनी चाहिए कि गरीबी क्या है। अगर आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आए, एक्सट्रीम का मतलब क्या आता है। एक्सट्रीम का मतलब, इनके कहने का मतलब यहाँ पे लिखे लिए बीपीएल, ठीक है। एक होता है वो शख्स, जो एक पर्सन जो गरीब होता है, उसके पास क्या है, फूड, क्लोथ और शेल्टर। ये तीन चीजें एक गरीब जो खुद को कहता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास, हम कहते हैं बहुत गरीब है भाई। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास जो है वो क्या है, जो मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। हमारी हमारी ये थॉट है, बट हम तो मिडिल क्लास है, हमारे पास तो फूड भी है, क्लोथ भी है और शेल्टर भी है? अब जो गरीब कौन कहलाया जाता है, ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? उसके लिए कि तीन में से जहां जिसके पास ये एक चीज हमेशा एब्सेंट रहती है, हम उसके साथ ये गरीबी वाला कंसेप्ट लगाते हैं। वो गरीब उसको कहते हैं जिसके जिसके पास तीन में से एक चीज हमेशा एब्सेंट रहती है। और फिर बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन आते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन में कौन से लोग आते हैं? जिनके पास ये तीनों ही नहीं होते हैं, ना फूड, ना क्लोथ, ना शेल्टर। ये तीनों के तीनों हमेशा उसके पास मतलब एब्सेंट ही रहते हैं हमेशा। वो आते हैं बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो एक्सट्रीम वही आ गया कि मतलब बहुत बुरी है, एक्सट्रीम में चला गया। तो कि हम ये कह सकते हैं गरीबी तो ये आ गई ना, मगर ये एक्सट्रीम की बात कर रहा है, तो एक्सट्रीम का मतलब है ये बीपीएल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर सोचो आप, क्यों? क्योंकि फीमेल एक हिस्सा है सोसाइटी का। कैन यू इमेजिन अ सोसाइटी विदाउट विदाउट अ फीमेल? टोटली टोटली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। दूसरा कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा है, इसका मतलब है इसका कंट्रीब्यूशन जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है इस स्फीयर में, और उसी की वजह से हर एक कंट्री जो है वो पीछे हो रही है, पीछे आगे जाने के बावजूद। और कुछ कंट्रीज, अगर अब मैं आपको एक चीज बताता, दुनिया में आपने देखा होगा जर्मनी जैसी कंट्रीज है जिनकी आबादी बहुत कम है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी आबादी कुछ हद तक स्टैग्नेट हो गई है, रुक गई है। तो उन्होंने क्या किया है, अपने जो है ना हमने जो रूल्स बनाए हैं कि आपकी हमारी कंट्री में आइए, स्टडी वीजा पे आइए, हमारी कंट्री में आप स्टडी कीजिए, हमारी कंट्री में आप रहने के लिए आए, उन्होंने बड़े वो लीनियंट रखे हैं ताकि लोग वहां से आके हमारी कंट्री में रहे और आबादी को बढ़ाया जाए। क्योंकि उन कंट्रीज में क्या हो रहा है, उन कंट्रीज में फीमेल का रेशियो ना कम होता जा रहा है। वो लाइव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो। और दूसरा ये आ गया कि वहां का जो फीमेल का है, मैंने वही कहा कि वहां जेंडर इनक्वालिटी, वो बेशक वो सोसाइटीज, एक मैंने कहा कि वो पीछे हो रही है क्योंकि फीमेल का कंट्रीब्यूशन, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी कर रहे हैं, तो फीमेल जो सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन दे सकती थी इकोनॉमी, उससे बढ़ती कंट्री भी आगे बढ़ती। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ कंट्री जो आगे बढ़ चुकी है, तो उनमें क्या हो रहा है कि उनमें फीमेल्स की आबादी गिर रही है। जब वो गिर रही है तो सो कैन यू इमेजिन अ कंट्री जहां पे आबादी बिल्कुल, क्योंकि आबादी अगर स्टैग्नेट होगी ना पूरी तरह से, तो कंट्री ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मतलब वो सोचो आप कि वो कंट्री का फ्यूचर क्या होगा जिसकी आबादी बिल्कुल स्टैग्नेट होगी। तो ये एक खतरा हो सकता है उस कंट्री के लिए जहां पे वो क्या कर रहे हैं, जहां पे मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन उसको नहीं परफॉर्म करते हैं। दूसरा, जहां फीमेल्स के साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम जितना बोलें वो कम है, तो आपको कोशिश करना, मेन मेन ही हमने पढ़ना है। तो एक्सट्रीम वाला आपको समझ आ गया सर। उसके बाद आगे ये फिगर बताया है कि देखिए एजुकेशन से कितने डिप्राइव किया जा रहा है, ठीक है, उनको महरूम किया जा रहा है, आउट ऑफ स्कूल है, सो मेनी फॉर सो मेनी रीजंस वर्ल्ड वाइड का रेशो, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ठीक है, ये कंप्लीट होता है हमारा पहला, दूसरा है एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ओके। सो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया। पहले टॉपिक के साथ आपने चलना है, दूसरे टॉपिक को रिलेट करके मेरे साथ बने रहना है, गॉट इट। और उसके बाद जब हम थर्ड पे जाएंगे, थर्ड वाला लेक्चर मेरा थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का कंक्लूजन करूंगा। है कि क्यों, अभी तक आपके दिमाग में थोड़ा कुछ तो गया है ना, 20% ही गया आपके दिमाग में, इसका 30% गया, ठीक है, तो 50% हो गया। और लास्ट जो थर्ड लेक्चर रहेगा मेरा, उसमें मैं 50% डालूंगा, तो 100% का कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है इसमें, ठीक है। सो थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, मजे मजे से पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी श्योरली आपका जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा कि सर क्या मजा आया पढ़ने में सर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए टॉपिक जो होते हैं ना हमारे पास, उसकी नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। कि आप बोलेंगे नहीं बस, तो हमने क्या करना है कि हमने एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अब जो मैं आपको चार्ट बना के देता हूँ, और खासकर मुझे पहली वाली वीडियोस में जो मैंने चार्ट आपको बना के दिया था, उसमें अगर आप उसको देखेंगे ना, कोई भी बच्चा अगर वो ये एग्जाम सुपरवाइजर का कर रहा है, या अगर अदर दिन कोई एग्जाम अगर वो करता है, मैं कहता हूँ उसमें इतना डीप है, वो एक किस्म के आपके नोट्स है। तो आप उसके ऊपर कितना एफर्ट मारते हैं वो आप पे डिपेंड करता है।
तो अब टीचर की कोशिश आपने करनी है कि आप टीचर से कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपना लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ। पहले लेक्चर के साथ और इस दूसरे लेक्चर के साथ बने रहना है ताकि थर्ड वाले में पढ़ने में हमें मजा आए, ठीक है। सो ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।